दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों टारगेट सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज प्रैक्टिस सेट नंबर 33 को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए, यूपी पुलिस एग्जाम के लिए जीके और जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और साथ में इंक्लूड रहते हैं करंट अफेयर से प्रश्न भी। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 33। और अभी तक आपने जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 1। पहला प्रश्न है प्रैक्टिस सेट नंबर 33 का। हाल ही में देश के किस शहर में 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खुला है? 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खुला है। आपके ऑप्शंस हैं चेन्नई, मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु। देखिए, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बेंगलुरु। कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु में 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस खोला गया है, सबसे पहला देश का। आखिर होता क्या है 3D प्रिंटेड? आप पिक के अंदर देखिए, इस तरीके से वॉल बनाई जाती है पहले और उसके अंदर जो है कंक्रीट का मसाला भर दिया जाता है। यानी 3D प्रिंटेड किया जाता है पहले, जो नक्शा होता है उसको, और उसके बाद उसमें कंक्रीट वाला जो है मटेरियल भर दिया जाता है। ठीक है, इस तरीके से ये बनकर तैयार हुआ है। भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा किया गया। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि अश्विनी वैष्णव जो हैं इनके पास कौन सा मंत्रालय है। ठीक है, चलिए मैं ही बताता हूँ। इनके पास है रेलवे मंत्रालय। ओके, बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट में इसका उद्घाटन किया गया है, जो है 3D प्रिंटेड डाकघर का। और यह पहली व्यावसायिक इमारत है जिसमें 3D प्रिंटेड तकनीक का इस्तेमाल किया गया है और इसका जो क्षेत्रफल है वो 1000 वर्ग फुट है। डाकघर का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो, बहुत ही फेमस कंपनी है, ठीक है, लार्सन एंड टुब्रो कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया गया है। ठीक, चलिए बस इतना याद रखिए, देश का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस बेंगलुरु में खोला गया है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने वास्तविक समय में बाढ़ की अपडेट के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? फ्लड वॉच ऐप, बाढ़ ऐप, टारगेट ऐप या फिर नीर ऐप? एंड ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि फ्लड वॉच ऐप के द्वारा बाढ़ की अपडेट से रिलेटेड यह ऐप रिलेटेड है और उससे संबंधित थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर है। देखिए, फ्लड वॉच ऐप सटीक समय पर बाढ़ पूर्वानुमान देने के लिए सैटेलाइट डेटा एनालिसिस, यानी सैटेलाइट डेटा का यूज करेगा, मैथमेटिकल मॉडलिंग, वास्तविक समय की निगरानी जैसे उन्नत तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। यह विभिन्न स्रोतों से वास्तविक समय के नदी प्रवाह के डेटा को इस्तेमाल करेगा। ठीक है, यानी समय पर बाढ़ का पता चल जाएगा हमें। और तीसरा प्रश्न है, आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान किसका रहा है? आईसीसी पुरुष T20 प्लेयर रैंकिंग में सूर्य कुमार यादव, सुरेश रैना, विराट कोहली या फिर रोहित शर्मा? देखिए, सही ऑप्शन 1 है, सूर्य कुमार यादव आईसीसी T20 प्लेयर रैंकिंग में शीर्ष स्थान पाने वाले खिलाड़ी हैं 2023 में। ओके, चलिए चौथा प्रश्न है, देश के किस राज्य में स्टार्टअप फेस्ट 2023 का आयोजन किया गया? स्टार्टअप फेस्ट मतलब फेस्टिवल। स्टार्टअप फेस्टिवल का आयोजन किस प्रदेश में किया गया है? उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, ओडिशा में या फिर असम में? देखिए, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, असम में। असम में किया गया है स्टार्टअप फेस्टिवल 2023 का आयोजन। होगा यूं इसके अंतर्गत कि इसमें उद्योग जगत के नेताओं और निवेशकों के साथ जुड़ने, सहयोग करने और अपने उद्यम के लिए विकास पथ तैयार करने का एक अनूठा मंच है। ओके, असम की राजधानी दिसपुर है, सीएम है यहाँ के हेमंत बिश्वा शर्मा और राज्यपाल हैं श्री गुलाब चंद्र कटारिया। ठीक है, असम के बारे में। अच्छा, मुझे आप एक प्रश्न का जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए कि जो असम है, असम जो है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? अपना जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये आपको क्वेश्चन है मैप से रिलेटेड, मैप की स्टडी से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए पांचवा प्रश्न है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। यानी कि ये दे रखे हैं भोजन का, इनमें से ऐसा कौन सा वर्ग है जिसमें प्रति यूनिट कैलोरी सबसे ज्यादा मिलती है, यानी ऊर्जा सबसे ज्यादा, एनर्जी जो है सबसे ज्यादा मिलती है? विटामिन में ज्यादा होती है या वसा में या फिर कार्बोहाइड्रेट में या फिर प्रोटीन में? चलिए मैं आपको लिए आसान कर देता हूं, अब आप बताइए वसा या कार्बोहाइड्रेट। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है उसमें इंस्टेंट एनर्जी के लिए इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वसा जो होता है उसमें प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सबसे ज्यादा होती है।
कितनी होती है यहाँ देख लेते हैं। देखिए, कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो, उसमें 4.0 किलो कैलोरी होती है 1 ग्राम में। जबकि जो वसा होता है उसमें, वसा के 1 ग्राम में 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा संक्षिप्त रहती है उसमें। वसा के स्रोत जंतु और वनस्पति दोनों होते हैं, यानी जो शाकाहारी होते हैं और मांसाहारी होते हैं वो दोनों ही उसको वहां से वसा प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए 6वां प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? ज्योग्राफी से फिर से प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल को क्या कहते हैं? गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, थार का मरुस्थल या फिर अटाकामा मरुस्थल? इंडियन डेजर्ट को बोलेंगे हम थार डेजर्ट। ठीक है, और ये कहाँ है थार डेजर्ट? चलिए मैप के अंतर हम देख लेते हैं। मैप की स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई साहब। आप बहुत सारे प्रश्नों को ईज़िली और कॉमन सेंस के आधार पर कर पाओगे अगर आपके दिमाग में इंडिया का और वर्ल्ड का मैप छपा हुआ है। मैप की स्टडी एक दिन में नहीं होती है, उसको कंटिन्यूस करते रहिए। एटलीस्ट 10 मिनट आप उसको देखिए हर रोज़। पूरी दुनिया को आप डिवाइड कर लीजिए कॉन्टिनेंट वाइज, और एक कॉन्टिनेंट को आप 3 से 4 दिन या 5 दिन दीजिए। अच्छे से उसकी स्टडी कीजिए। आप देखोगे कि 1 से सवा महीने में आपकी जो मैप वाला पोर्शन है बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, और मोस्टली चांसेस हैं कि वहाँ से प्रश्न फिर गलत नहीं होगा। ठीक है, देखिए इंडिया का मैप देखिए और मैप में देखिए आप राजस्थान की तरफ। राजस्थान है ये वाला पोर्शन। ठीक है, और राजस्थान में जो पश्चिमी राजस्थान है, देख रहे हैं आप, ये है अरावली माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज का जो पश्चिमी क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र जो है, यही है थार डेजर्ट। ओके, राजस्थान राज्य में है। इसका कुछ भाग हरियाणा, पंजाब, गुजरात और पाकिस्तान के सिंध व पंजाब प्रांत में है। इस मरुस्थल का 85% भाग भारत में है और 15% भाग जो है पाकिस्तान में है। यह भारत के कुल 10% क्षेत्रफल पर है। जो थार का मरुस्थल है इंडिया में, वो इंडिया के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10% भाग पर स्थित है। तो ध्यान रखना, थार मरुस्थल जो है भारत में है, भारत में राजस्थान में है, राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में है। ठीक है, चलिए देखिए हमने यहाँ पर दुनिया के कुछ फेमस जो डेजर्ट हैं, जो मरुस्थल हैं, उनको लिया है। आप इनकी भी स्टडी कर लीजिए। चलिए अमेरिका से स्टार्ट करते हैं। आप देखोगे यहाँ पर ये है कैलिफोर्निया। ठीक है, कैलिफोर्निया में आपको मिलेगा सोनारन डेजर्ट, और उसके ऊपर मिलेगा आपको मोजावे डेजर्ट। ठीक है, एक इधर है चिहुआ हुआन डेजर्ट है अमेरिका में ही। ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, जो कि आपको मिलेगा अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में, वो भी नॉर्थ अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में। ये वाला आप देख रहे हैं ना, यही है सहारा डेजर्ट। ठीक है, और एक और फेमस है, अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, साउथ अमेरिका में आप देखोगे इस तरीके से, ये है चिली देश में पड़ता है अटाकामा डेजर्ट। ठीक, इसको भी आप ध्यान रखना। नामीबिया डेजर्ट जो है आपको साउथ अफ्रीका में मिलेगा, पश्चिमी साउथ अफ्रीका में। ओके, और नामीब डेजर्ट आपको मिलेगा, ये पेनिनसुला है, ये अरेबियन पेनिनसुला जो है। और आप ध्यान रखना ये आपको मिलेगा सीरिया इराक वाला जो पोर्शन है, जॉर्डन और जॉर्डन सीरिया इराक वाला पोर्शन है, यहाँ मिलेगा आपको ये, क्या नाम है इसका, नामीब डेजर्ट। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे तो आपको 2-3 डेजर्ट मिलेंगे, जैसे ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, गिब्सन डेजर्ट है, एक और है यहाँ पर सिम्पसन डेजर्ट। ठीक है, और ये अपना हो गया भारत का थार डेजर्ट। गोबी डेजर्ट हो गया मंगोलिया में, तकलामाकन पश्चिमी चाइना, और ये जो कंट्रीज है ना, तुर्क, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये यहाँ पर मिलेगा आपको। ठीक है, और कौन सा रह गया, एक तकलामाकन हो गया, ये हो गया। चलिए ठीक है, कालाहारी डेजर्ट भी साउथ अफ्रीका में, इसको भी आप ध्यान रखिए। तो आप एक काम कीजिए, इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ उससे जुड़ जाइए। वहाँ पर हर टेस्ट पेपर की पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी आपको, और आप इसकी फिर स्टडी कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, या तो आप पीडीएफ को डाउनलोड करके उसको मोबाइल से ही पढ़ सकते हो, अन्यथा आप उसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। ठीक है, सबसे बेस्ट जो पेपर्स हैं हम वो तैयार करते हैं जीके जीएस के लिए। और ये जो क्वेश्चन पेपर हैं हम जब तैयार करते हैं तो पूरा जो पुराने पेपर्स हैं वो रखे रहते हैं हमारे सामने, और साथ में इंक्लूड रहता है यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस का जो सिलेबस है वो, उसके अकॉर्डिंग हम इसको तैयार कर रहे हैं। और ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश पुलिस वालों कि आपको पता चल जाएगा 25 अगस्त को कि कौन सी संस्था है आपका जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी। मोस्टली चांसेस हैं यूपी पुलिस का एग्जाम टीसीएस कराए, क्योंकि टीसीएस पहले भी ज़्यादा इंटरेस्ट थी और अब भी ज़्यादा इंटरेस्टेड है उत्तर प्रदेश। और आप ध्यान रखना टीसीएस कोई हल्का फुल्का एग्जाम नहीं कंडक्ट कराती है, अच्छा खासा लेवल रहता है टीसीएस का, और खासकर जीके जीएस में तो अच्छा खासा ही रहता है। तो जितनी प्रैक्टिस हो सके आपकी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके आपकी, उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, उनकी डिटेल्स अपने पास रख सकते हो, वो कीजिए। ठीक है, तो चलिए पीडीएफ आप जरूर डाउनलोड कीजिए, और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आप टेलीग्राम से इजीली एक्सेस पा सकते हो टेलीग्राम का। 7वां प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं?
दुनिया का सबसे बड़ा सुंदरबन का डेल्टा है। ठीक है, यानी सबसे बड़ा डेल्टा दुनिया का सुंदरबन का डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है, देखो इस तरीके से होता है। ठीक है, चलिए मैप में देख लेंगे हम इसको। आपके ऑप्शंस हैं, एक सेकेंड, आपके ऑप्शंस हैं गंगा व ब्रह्मपुत्र, गंगा झेलम, सिंधु झेलम या गंगा या सिंधु। देखिए ऑप्शन नंबर वन एकदम सही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं सुंदरबन का डेल्टा, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, उसका निर्माण करती हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र। देखिए मैप के अंदर देखिए आप लोग, ये है अपना भारत और ये है बांग्लादेश। ठीक है, गंगा आएगी इधर से और जो है ब्रह्मपुत्र नदियां इधर से निकल कर आएगी और इस तरीके से यहाँ पर ये ग्रीन वाला पोर्शन है, यही है सुंदरवन का डेल्टा। अच्छा डेल्टा बनता कैसे है, देखिए जब नदी प्रवाह होते हुए यानी जब नदी बहती है तब समुद्र तट के पास पहुंचती है तो वहां इसकी ढाल मंद हो जाती है, यानी स्पीड कम हो जाती है पानी की। नदी अपने साथ काफी मात्रा में अवसाद लेकर आती है और ये अवसाद समुद्र तट के कुछ पहले जमा होने लग जाता है और नदियां विभिन्न धाराओं में विभाजित हो जाती है। एक सेकेंड, सपोज दैट ये नदी आ रही है और समुद्र में गिरने से पहले अवसाद है, यहाँ रुक गया, यहाँ रुक गया, यहाँ पे इस तरीके से ये रुक जाता है, तो नदियां क्या होगा, डाइवर्ट हो जाएगी, नदियां इस तरीके से कई धाराओं में बट जाएगी। ठीक है, ऐसे क्षेत्र को डेल्टा कहते हैं, यानी ये जो क्षेत्र है ना ये वाला, इस क्षेत्र को जहां पर नदी अपना अवसाद लेकर आती है इसे डेल्टा कहते हैं। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इसको भी याद रखना। डेल्टा का कुछ हिस्सा समुद्र में डूबा रहता है जिस पर वनस्पतियां उग जाती हैं और यहाँ के वनस्पतियों में सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता के कारण यहाँ के सुंदर इसको सुंदरवन का डेल्टा कहा जाता है। एक सुंदरी नाम का वृक्ष होता है, यहाँ पर इसी डेल्टा पर उग जाता है, इसी कारण इसको सुंदरवन का डेल्टा कहते हैं। ठीक है, पीडीएफ जरूर डाउनलोड कीजिए इसकी। ठीक है, आठवां प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। देखो ये प्रश्न तो हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, खासकर एसएससी का हो, बैंक का हो, और देखिए आप पीसीएस में तो कई बार पूछा है ये प्रश्न, और आपका जो एसएससी वाला जीडी वाला पोर्शन रहता है ना वो, उसमें तो बहुत ज्यादा पूछा है। आपको बताना है कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। ठीक है, देखिए हम जो जीके और जीएस के क्वेश्चन लाए हैं ना ये, हालांकि सिलेबस बेस्ड हैं, जो यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस का है, एग्जाम का लेवल जो है, क्वेश्चन का लेवल भी वही है, बट ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन केवल यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए ही कामयाब हों। ठीक है, जीके जीएस में आप क्या चेंज कर सकते हो, कुछ भी नहीं, जो है सो है, ये तो हर एग्जाम में पूछा जाएगा, बस लेवल कभी कहीं ज्यादा हो जाएगा और कभी कहीं कम हो जाएगा। ठीक है, तो उस चीज को ध्यान रखिए, और वैसे भी एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको डेप्थ में जानकारी मिल जाती है। आठवां प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है। आपके ऑप्शन हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, मेघालय या फिर मिजोरम। देखिए ऑप्शन नंबर एकदम सही है, सी वाला, यानी मेघालय से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। चलिए देख लेते हैं फिर कहाँ कहाँ से गुजरती है कर्क रेखा। देखिए कर्क रेखा जो होती है ना, लगभग भारत के मिडिल भाग से गुजरती है, यानी भारत के मध्य से गुजरती है। आप देखोगे इसमें एक तो गुजरात है, राजस्थान का ये पोर्शन आ रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ठीक है, पश्चिम बंगाल, और इधर है त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, इसको ध्यान रखिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ध्यान रखना 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है कर्क रेखा। ठीक, चलिए नौवां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है। आपके ऑप्शंस हैं भील, गोंड, संथाल या थारू। देखिए भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर वन। भारत में भील सबसे ज्यादा संख्या में पाए जाते हैं, यानी भील जनजाति के लोग जो है सबसे ज्यादा रहते हैं भारत में। भारत में भीलों की संख्या सबसे अधिक है और यह जनजाति जो है छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। भीलों के बाद, यानी भील तो पहले नंबर पर हो गए, उसके बाद है गोंड, दूसरी सबसे बड़ी, और तीसरी सबसे बड़ी है संथाल। और आपको पता होगा कि हमारी प्रेजेंट में जो राष्ट्रपति जी हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, वो संथाल जनजाति से ही आती हैं, किसी भी जनजातीय समुदाय से आने वाली प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं ये। ठीक है, थारू जनजाति बिहार के चंपारण में रहती है, ये भी ध्यान रखिए। यानी हमारे जो चारों ऑप्शन थे वो यहाँ क्लियर हो गए। भील सबसे बड़ी जनजाति है और यहाँ ये जो स्टेट दे रखे हैं ये यहाँ पर निवास करते हैं। गोंड दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है, संथाल तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है, और थारू जनजाति जो है बिहार के चंपारण और उत्तराखंड के नैनी और ऊधम सिंह नगर में निवास करते हैं। इनकी आबादी बहुत कम है, थारू की जो आबादी है बहुत कम है, और यह मुख्य रूप से भारत और नेपाल की तराई क्षेत्र में निवास करते हैं। ठीक है,
चलिए, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आप मुझे उसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिए कि भारत की टोडा जनजाति का निवास स्थान, मुख्यतः निवास स्थान कहाँ है? ठीक, चलिए, अपना जवाब कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो हमें। अगर आपको पता है तो सही है, और अगर नहीं पता है तो रिसर्च कीजिए इंटरनेट के माध्यम से, या फिर बुक होगी आपके पास उसके माध्यम से। ठीक है। भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किस में प्रतिबिंबित होता है? यानी कि जब कॉन्स्टिट्यूशन का जो निर्माण हो रहा था, तो जब कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमर जो थे, यानी कि जो संविधान का निर्माण कर रहे थे, उनकी जो आइडिया है वो किस में हमें पता चल जाता है? उद्देशिका में, मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, या फिर मूल कर्तव्यों में? देखिए, मूल कर्तव्य तो नहीं होगा, क्योंकि मूल कर्तव्यों को बाद में ऐड किया गया। ठीक। अब कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को ऐड किया गया, और आप मुझे बताइए साथ में किस समिति की सिफारिश पर? चलिए, इस प्रश्न का जवाब मैं देता हूं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर किस वर्ष और किस संविधान संशोधन के माध्यम से मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? ठीक है। देखिए, उद्देशिका एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें हमारे जो संविधान निर्माता थे, उनका जो उद्देश्य है उसको प्रतिबिंबित करती है। यानी कि उनका जो उनकी विचारधारा थी भारत को देने की, भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, वो हमें पता चल जाती है उद्देशिका में। और उद्देशिका को कहते हैं भारतीय संविधान का आईना। यानी कि उद्देशिका में आपको पता चल जाएगा भारतीय भारतीय संविधान में आखिर है क्या चीज। जैसे, चलिए एक बार फिर से हम इस उद्देशिका का पोस्टमार्टम करते हैं। देखिए, उद्देशिका शुरू होती है हम भारत के लोग से, यानी हम भारत के लोग, भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका मतलब होता है भारत किसी भी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है, अपने आंतरिक और बाह्य निर्णयों को लेने में भारत बिल्कुल स्वतंत्र है। ठीक है, इसका मतलब होता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी, उत्पादन के सभी संसाधनों पर भारत सरकार का हक है। ठीक। आप देखोगे जैसे नेचुरल रिसोर्सेज जितने भी होते हैं तो गवर्नमेंट अपना कब्जा कर लेती है वहां पर। पंथ निरपेक्ष, यानी भारत का अपना कोई धर्म नहीं होगा, भारत सभी धर्मों का समान संरक्षण करेगा। लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। देखिए, लोकतंत्रात्मक का मतलब होता है जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। गणराज्य का मतलब होता है जो भारत का प्रमुख होगा। हमारे यहाँ प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति जी हैं। तो वो हैं जनता के द्वारा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चुने जाएंगे। ठीक है। हमारे यहाँ इनडायरेक्ट चुने जाते हैं, जबकि अमेरिका में जो है डायरेक्ट चुने जाते हैं राष्ट्रपति जी। ठीक। तो इन शब्दों का जो है मतलब याद रखिए आप लोग। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब न्याय की बात कर रहे हैं तो न्याय 3 प्रकार का है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। ठीक। और स्वतंत्रता है 5 प्रकार की: विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। समानता है 2 प्रकार की: प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को, संविधान कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। और 26 नवंबर को ही हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। एक दिवस और मनाते हैं हम 26 नवंबर को। अब वो कौन सा दिवस है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है। चलिए, तो ये डिटेल थी उद्देशिका के बारे में। ध्यान रखना उद्देशिका इस तरीके से, और उद्देशिका आपको बिल्कुल उंगलियों पर याद होनी चाहिए। यहां से किसी भी प्रकार का प्रश्न बनता है तो गलत नहीं होना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग डैश। अब आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति का जो महाभियोग है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रारंभ किया जा सकता है। क्या ये सही है? संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है, या फिर ये सही है केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, या केवल राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है? देखिए, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग लाया जाता है, आर्टिकल नंबर 61 के तहत लाया जाता है, और ये संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ठीक है। चलिए डिटेल देख लेते हैं इधर। महाभियोग की प्रक्रिया के अंतर्गत संसद का कोई भी सदन दूसरे सदन में राष्ट्रपति पर संविधान के अतिक्रमण का आरोप लगाता है तो दूसरा सदन उस आरोप की स्वयं जांच करता है या किसी अन्य जांच एजेंसी के द्वारा उसकी जांच कराता है। इसके बाद यह अभिक्रिया शुरू हो जाती है, प्रक्रिया शुरू हो जाती है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है संसद के किसी भी सदन के द्वारा प्रारंभ की जा सकती है। ठीक है। चलिए, 12वां प्रश्न है, आपको बताना है भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य यानी कि कॉमन सिविल कोड लागू है? अंडर आर्टिकल नंबर 44 आपको पता होगा समान नागरिक संहिता की बात करता है, आर्टिकल नंबर 44। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आर्टिकल नंबर 49 में
कौन सा प्रोविजन किया गया है? टीपीएसपी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए देखिए, कॉमन सिविल कोड गोवा में लागू है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिए। गोवा एक छोटा स्टेट है, वहां लागू है कई वर्षों से। देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, आपको पता होगा गोवा राज्य भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां समान सिविल संहिता यानी कॉमन सिविल कोड लागू है। इसमें देश के प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून है और यहाँ पर 19वीं सदी से ही पुर्तगाली सिविल कोड चल रहा था जो अभी भी लागू है, यानी कि जो पुर्तगाली सिविल कोड है वही लागू हो रखा है अभी। भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 44 में कॉमन सिविल कोड का उल्लेख मिलता है। आपने हमने आपसे पूछा 49 में, आर्टिकल नंबर 49 में कौन सा प्रोविजन किया गया है? कमेंट सेक्शन में आप अपना जवाब जरूर दीजिए। ठीक, आर्टिकल्स, महत्वपूर्ण आर्टिकल्स तो आपको पता होने चाहिए, जैसे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड है, डीपीएसपी से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, स्टेट जो है, जो राज्य विधानमंडल है उनसे रिलेटेड, राज्यपाल है, चुनाव आयोग है, यूपीएससी है, इन सभी से संबंधित आर्टिकल जितने भी महत्वपूर्ण हैं आपको पता होने चाहिए। 13वां प्रश्न है, भारतीय करेंसी नोटों के पिछले भाग पर कितनी भाषाएं मुद्रित होती हैं? आपके पास नोट होगा, निकालिए उसको, ठीक है, उसको निकालिए और पीछे की तरफ देखिए कि कितने उसमें भाषाएं लिखी हुई हैं। इस तरीके से एक बॉक्स बना होगा उसमें और इस तरीके से उसमें भाषाएं होंगी। कितनी भाषाओं में वो रुपए का नोट लिखा हुआ है, देखिए जरा उसको। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 15 भाषाएं होती हैं, साथ में इंक्लूड होती हैं हिंदी और इंग्लिश भी, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश के अलावा इस बॉक्स के अंदर 15 भाषाएं होती हैं, यानी कुल मिला के 17 भाषाएं एक नोट पर छपी रहती हैं, ठीक। देखिए, ये देखिए, ये देखेंगे आप इस तरीके से, ये 500 का नोट है, इस पर ये 15 भाषाओं में लिखा हुआ है और साथ में लिखा हुआ है एक तो हिंदी में और ये फिर इधर इंग्लिश में, और एक है न्यूमेरिकल यानी 500 का जो लिखा हुआ है न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो ध्यान रखिए 15 भाषाएं छपी रहती हैं, साथ में हिंदी इंग्लिश भी लिखा रहता है उसमें। 14वां प्रश्न है, किस कंपनी के डिवेंचर धारक कौन होते हैं? किसी कंपनी के डिवेंचर धारक कौन होते हैं? शेयर धारक होते हैं, लेनदार होते हैं, देनदार या फिर निदेशक? देखिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, यानी कि लेनदार होते हैं, यानी कि कंपनी को इन्होंने कर्जा दिया होता है और ये फिर कंपनी से अपना जो है इंटरेस्ट जो भी तय होता है वो लेते हैं। एक कंपनी के डिवेंचर धारक कंपनी के लेनदार होते हैं। डिवेंचर एक तरह की प्रतिभूति यानी सिक्योरिटी होती है जो बाजार में खरीदी और बेची जा सकती है। डिवेंचर यानी कंपनी के डिवेंचर्स जो सिक्योरिटी होती है, इसको ग्राहक खरीदते हैं, वही डिवेंचर धारक होते हैं। कंपनी डिवेंचर पर एक निश्चित ब्याज देती है। डिवेंचर धारक केवल कंपनी के ऋणदाता होते हैं और उन्हें ऋणदाता ही माना जाता है, यानी कि वो उन्हें केवल ब्याज मिलता रहेगा हर महीने या हर साल, जो भी उनका तय है, और कंपनी क्या कर रही है, कौन सा निर्णय ले रही है, कौन सा डिसीजन ले रही है, कोई मतलब नहीं रहता है, बस उनको उनकी ब्याज टाइम पर मिलती रहती है। शेयर धारक जो होते हैं कंपनी की निर्णय प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, यानी जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी में हिस्सेदार होते हैं और कंपनी जो भी निर्णय लेती है उसमें वो सक्रिय रूप से भाग भी लेते हैं। जबकि डिबेंचर्स जो होते हैं वो इस तरह की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, वो केवल ब्याज लेते हैं बस कंपनी से, ठीक है। शेयर होल्डर कंपनी में शेयर होल्डर जो होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं कुछ परसेंट तक, ठीक है, जितना उनका शेयर होता है उसी उतने ही वो मालिक होते हैं कंपनी के। प्रैक्टिस सीरीज 33 का अंतिम प्रश्न है, किसे भारतीय विस्मार्क के रूप में जाना जाता है? भारतीय विस्मार्क के रूप में किसे जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह या बाल गंगाधर तिलक। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार्क कहा जाता है। क्यों कहते हैं भारत का विस्मार्क? आखिर है क्या चीज? कौन थे विस्मार्क? देखिए, विस्मार्क जो थे वो उन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था और ठीक उसी प्रकार जब भारत आजाद होता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्वतंत्रता के बाद देसी रियासतों को भारत में मिलाने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्होंने भारत को एकजुट किया था। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का विस्मार्क कहा जाता है, ठीक है। और ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके द्वारा भारत के लिए किए गए योगदान का एक प्रतीक मानी जाती है, ठीक है। उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में इस प्रतिमा का निर्माण किया गया है और 182 मीटर ये ऊंची प्रतिमा है, गुजरात के केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, साधु बेट द्वीप पर, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 33। और अभी तक आपने जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जीएस फाइटर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया है तो लाइक भी कीजिए, ठीक है। और प्रत्येक टेस्ट की पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।